हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सागर पर। तो यहाँ भाई आज हम क्या देखने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी 7th क्लास की, और ये चैप्टर EVS पर बेस्ड है, इस वजह से आपके लिए ये मैंने EVS में रखा है। ठीक है, तो आज आपको कुल मिला के 3 क्लासेस मिली हैं। दो जो है आपकी ऑलरेडी हो चुकी, जिनमें से एक जो थी आपकी सिविक्स की थी पॉलिटिकल, एक आपकी साइंस की थी, और एक आपकी ये ज्योग्राफी और EVS की हो गई है। कुल मिला के आज के दिन में आपने 5 कैटेगरी कवर कर ली हैं। एक कैटेगरी जिसे हम सिविक्स और पॉलिटिकल साथ मिला के पढ़ते हैं, दूसरी कैटेगरी जिसमें आप साइंस पढ़ते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो ये फ़िलहाल ज्योग्राफी और EVS की कंबाइन चल रही है। तो 5 सब्जेक्ट से जुड़ी हुई आपने आज 3 क्लासेस अटेंड की हैं, जिसमें से तीसरी ये फ़िलहाल आपके सामने है। तो यहाँ हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे कि पर्यावरण के बारे में यहाँ बताई क्या चीज़ें गई हैं। तो पर्यावरण से संबंधित यहाँ कुछ टर्म्स और कुछ बातों को डिस्कस किया गया है। वापस से आपको बता दूं कि जो NCERT पर बेस्ड आपकी कंप्लीट जो सीरीज़ हैं ये चल रही हैं फ़िलहाल, और ये आपके CTET और KVS दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, तो बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। यहाँ देखें, तो यहाँ क्या बताया गया है भाई, यहाँ बताया गया है पर्यावरण के घटक मतलब कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है भाई आपका प्राकृतिक, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित, और तीसरा होता है खुद मानव। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपके पर्यावरण के घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक की। तो प्राकृतिक में सबसे पहली चीज़ क्या है आप लोगों के सामने, सबसे पहली चीज़ है भाई वायुमंडल। ठीक है, तो ये जो वायुमंडल है ये अपना पहला घटक हुआ, पहला कंपोनेंट हुआ। दूसरा जलमंडल, तीसरा स्थल मंडल, और चौथा जैव मंडल। इन चारों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वायुमंडल में अपनी जो हवा है इसकी 5 परत आ जाएंगी, 5 परतें होती हैं, तो वो पांचों की 5 परत आ जाएंगी। जलमंडल जो है ये चाहे आपकी नदी है, चाहे तालाब है, चाहे समुद्र है, चाहे झील है, चाहे कुछ भी है, जिसमें भी जल है, जहाँ भी जल है, जहाँ पानी है, वो जलमंडल कहलाएगा, जिसे आप हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट है भाई वो है आपका स्थलमंडल। स्थलमंडल क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि आपका गांव है, शहर है, जहाँ भूमि है, जहाँ ज़मीन है, उसे हम स्थलमंडल कहते हैं। इसके अलावा भाई आप चाहे जंगल हो, आप कुछ भी इसमें काउंट कर सकते हो। उसके बाद है सजीव। सजीव मतलब जैव मंडल। जैव मंडल क्या होता है भाई, ये होता है आपका वो एरिया जिसमें जीवित प्राणी रहते हों। ठीक है, जहाँ जीवित प्राणी रहते हों वो क्या हो गया आपका सजीव मंडल। तो इसको 2 कैटेगरी में आगे चल के डिवाइड करेंगे। प्राकृतिक को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा लिविंग, एक होगा नॉन लिविंग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई सेकंड पार्ट आपका मानव निर्मित, जिसमें से सबसे पहले है इमारतें। इंसान ने क्या बनाया, इमारतें। दूसरा इंसान ने क्या बनाया, पार्क। तीसरा पुल। चौथा सड़क। पांचवा जो भी उद्योग हैं भाई अपने, और छठा स्मारक मतलब मोन्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें देखो दोनों चीज़ों में आती है। जैसे मान लो प्राकृतिक है, प्राकृतिक में जितनी भी ये चीज़ें हैं इनमें से कुछ आपकी सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन निर्जीव चीज़ है एक, तो ये क्या हो गया, ये है तो प्राकृतिक लेकिन है निर्जीव। सेम इसी तरीके से अगर आप बात करते हो सजीव मंडल की, जैसे मान लीजिए आप किसी पेड़ पौधे की बात करते हो, तो वो जैव मंडल में आता है लेकिन वो जीवित है। सेम इसी तरीके से मानव निर्मित में जो इमारतें हैं वो निर्जीव है, लेकिन अगर कोई पार्क बनाया गया है उसमें पेड़ पौधे हैं तो वो सजीव है। लेकिन पार्क अगर देखा जाए टोटली, जो सिर्फ एक पार्क होता है वो एक निर्जीव चीज़ है। उसमें आपने अलग अलग पेड़ पौधे तो लगा दिए हैं, तो पार्क का जो कंपोनेंट होता है, जो घटक होता है, उसे आप जीवित कह सकते हो, लेकिन पार्क एज अ होल जो है वो निर्जीव चीज़ है। आगे बढ़ते हैं भाई पुल।
पुल मतलब जो ब्रिज होते हैं, चाहे आप सीमेंट का बनाओ चाहे आप लोहे का बनाओ, किसी भी चीज़ का बनाओ, निर्जीव रहेगा। सड़कें ये भी निर्जीव है, उद्योग ये भी निर्जीव है और दूसरों को भी निर्जीव करते हैं धुएं से। और उसके बाद है स्मारक मतलब मोन्यूमेंट आपके, तो ये भी क्या हुए, ये भी निर्जीव हुए। अब बढ़ते हैं भाई आगे अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, मानव की तरफ। अब मानव कैसे जो है भाई आपके प्राकृतिक या पर्यावरण का एक घटक है, वो थोड़ा सा देखें। तो मानव खुद में देखा जाए तो एक ये सजीव प्राणी है। अब किस तरीके से मानव को हम पर्यावरण में काउंट कर सकते हैं, तो वो सुनो। एक होता है सिंगल व्यक्ति, ठीक है, उसके बाद उससे बनता है परिवार। तो परिवार क्या है, एक पर्यावरण है। उसके बाद कई परिवारों से मिलके बनता है समुदाय, तो ये समुदाय क्या हो गया, ये भी एक पर्यावरण क्रिएट करता है एक दूसरे के लिए। कई सारे समुदाय मिलके क्या करते हैं, एक धर्म बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक मानव का ही बनाया हुआ, जिसमें खुद मानव इन्वॉल्व है, तो वो एक पर्यावरण हुआ जिसे हम धार्मिक पर्यावरण कह सकते हैं। उसके बाद आप स्कूल में चले गए, तो स्कूल में क्या एक शैक्षिक पर्यावरण है, जिसमें कुछ बच्चे हैं कुछ टीचर हैं, तो ये क्या हुआ, ये भी एक पर्यावरण हुआ। उसके बाद आर्थिक पर्यावरण में क्या है भाई, जो अलग अलग लोग काम करते हैं, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये क्या हुआ, ये भी एक आर्थिक पर्यावरण हुआ। फिर हुआ राजनीतिक स्थिति, जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो ये क्या है, ये एक राजनीतिक पर्यावरण है, उसमें भी इंसान खुद इन्वॉल्व है। तो ये मानव जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी कौन सी है, जिसमें इंसान खुद इन्वॉल्व है, वो खुद एक चीज़ है उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से और मानव ही नहीं, सिर्फ मानव ही इसका एक घटक है, सिर्फ और सिर्फ मानव। तो उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे कि मानव पर्यावरण का एक घटक है, एक कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि उसने खुद अपनी वजह से अपने आप को इंक्लूड करते हुए एक पर्यावरण बनाया है, चाहे वो किसी भी स्थिति का हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को दो चीज़ों में बांट दिया, जीवीय और अजीवीय या जैविक और अजैविक। जैविक या जीवीय में क्या करेंगे, हम सभी सजीव प्राणी जो होते हैं उनको इंक्लूड करेंगे, जैसे कोई भी पौधा हुआ या कोई भी जंतु हुआ, एनिमल हुआ, तो ये किस में आ जाएगा, जीवीय में। उसके बाद है अजीवीय में जिसमें निर्जीव है, जैसे कि आपकी स्थल, जल, वायु, ये क्या है, ये निर्जीव हैं, लेकिन ये पर्यावरण का एक घटक है, ठीक है। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में हमने और डिवाइड कर लिया इसे। और आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में भाई काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जीवित और निर्जीवित काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, जैसे भूमि है, निर्जीव है, जल है, निर्जीव है, वायु निर्जीव, पेड़ पौधे सजीव, जीव जंतु ये क्या हो गए, ये सजीव। तो ये सब मिलकर आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, ठीक है। अब इनकी अलग अलग उपस्थिति के आधार पर किसी चीज़ को हम स्थलमंडल बोलते हैं, किसी को जलमंडल, किसी को वायुमंडल, किसी को जैवमंडल। अब इसकी संरचना कैसी है वो आपको थोड़ा सा मैं ग्राफ दिखाकर समझाता हूं। ये देखो डायग्राम, ये है आपका जलमंडल। क्यों, क्योंकि ये देखो इतने एरिया में नदी है कि नहीं, इतने एरिया में क्या है, नदी है। उसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, वायुमंडल का अर्थ क्या हुआ, यहाँ सिर्फ हवा है, तो हवा मान लो कि ये जितना भी एरिया है आपका, ये सब हवा का एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, स्थलमंडल। तो स्थलमंडल क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये खेत हो गए और ये आपका गांव हो गया, साइड में गांव शहर कुछ मान लो आप इसे। तो ये क्या हो गए, खेत, ये क्या हो गया आपका शहर गांव कुछ मान लो आप इसे चाहे, ठीक है। ये क्या हो गया, स्थलमंडल। तो यहाँ तीन चीजें हुई, पहला वायुमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा आपका स्थलमंडल। एक ऐसी जगह होती है जहाँ ये तीनों मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये देखो, ये इतना पानी है, ठीक है, ये इतना क्या है, इतना स्थल है, और ये जो बाकी का रह गया, ये क्या है, ये वायुमंडल है। तो ये जो गोला इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर समाहित करता है, जिसमें
ये एरिया जहाँ वायुमंडल हो गया, ये एरिया जहाँ ये जलमंडल हो गया, और ये एरिया जहाँ आपका स्थलमंडल हो गया। ये सारी चीज़ें मिलके एक ऐसी जगह बनाती हैं जहाँ क्या है भाई, ठीक है, जहाँ क्या है, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, इस गोले में। वापिस से सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई पेन, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये देखो, ये गोला है, इसमें तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे वो जलमंडल हो, चाहे वो स्थलमंडल हो, इसमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। इसे क्या बोलेंगे? इसे जैव मंडल बोलेंगे। ठीक है, जैव मंडल। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है आप लोगों के लिए, ज़रा देखा जाए। ठीक है, यहाँ बताया गया है पारितंत्र। पारितंत्र किसे बोलते हैं? इकोसिस्टम को बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम और आपका जो है भाई एटमॉस्फेयर में, या जो भी आप कुछ कहना चाहें, उसमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? इकोसिस्टम क्या है और एनवायरनमेंट क्या है? कुछ लोग तो कहेंगे एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम सेम ही तो बात हुई। तो ये दो अलग अलग बातें होती हैं। देखो, जो पर्यावरण है आपका जो एनवायरनमेंट है, एक होता है पर्यावरण, एक होता है पारितंत्र। एक होता है आपका जो पर्यावरण है, आप उसको क्या बोल दोगे? आप उसको बोल दोगे आपका एटमॉस्फेयर, और दूसरा आपका हो गया इकोसिस्टम। तो इनमें क्या फ़र्क है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक चीज़ उपस्थित है। उपस्थित होना मतलब कि एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, एक पशु है और एक मनुष्य है। ये 3 चीज़ें हैं। ठीक, अब ये 3 चीज़ें क्या हुई? ये पर्यावरण है, जब तक ये अलग अलग है, दूर दूर है। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए काम करने लग जाए तो क्या बन जाएगा? ये इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे की सहायता करना, ऐसा आप सोच सकते हो। एक ऐसी जगह जहां एक दूसरे की सहायता ना की जाए उसे आप पर्यावरण तो कह सकते हो, लेकिन इकोसिस्टम नहीं कह सकते। एक ऐसी जगह है जहां सभी लोग उपस्थित हैं और एक दूसरे की सहायता या एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहेंगे। जैसे पेड़ क्या करता है भाई? पेड़ पशु को भी खाना देता है, पेड़ मनुष्य को भी खाना देता है। अब बदले में क्या करते हैं? बदले में पशु और मनुष्य दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो पेड़ को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एक दूसरे के लिए काम करना हो गया। ठीक, पशु जो है ये क्या करता है? रखवाली करता है मनुष्य के घर की, जैसे कुत्ता, और मनुष्य जो है वो रोटी देता है, पशु को रहने की जगह देता है, उसका ध्यान रखता है, और कई लोग तो अपने बच्चे की तरह पालते भी हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक सहकारी संबंध हो गया, ये एक दूसरे के लिए सहायता का भाव हो गया। इसे कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या काम की चीज़ है। नेक्स्ट है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है भाई? पहले, काफ़ी समय पहले क्या होता था कि पैसा नहीं हुआ करता था। ये जो पैसा है ना, जिसे आप लोग हाथ का मैल कहते हो और उसके बाद भी माथे से लगा के रखते हो, तो ये जो पैसा है ये पहले नहीं हुआ करता था। तो जो मनुष्य है वो क्या किया करता था? एक दूसरे को चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ दिया करते थे। जैसे मान लो कि एक किसान है, उसने किस चीज़ की खेती की है? उसने गेहूं की खेती कर ली है। ठीक है, दूसरा जो किसान है भाई, उसने चावल की खेती कर ली है। तो अब क्या हुआ? ये जो गेहूं वाला व्यक्ति है ये चावल वाले व्यक्ति को थोड़े बहुत गेहूं दे देगा, और ये जो चावल वाला व्यक्ति है ये गेहूं वाले व्यक्ति को थोड़े से चावल दे देगा। अब क्या हुआ? दोनों के घर में चावल भी है, गेहूं भी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि चावल वाले के पास भाई बहुत सारे चावल हैं, ये घर घर घूमता फिरे कि मेरे से चावल ले लो, बदले में चीज़ें दे दो। ऐसा नहीं होता। होता कैसा है? जैसे मान लो कि मैं एक किसान हूँ, आप एक किसान हैं। ठीक है, आपने चावल की फसल उगाई, आपके घर में थोड़े बहुत गेहूं पहले से ही बचे हुए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए बाद में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मैं एक ऐसा किसान हूँ जिसने इस बार गेहूं की फसल उगाई है। तो आप आए मेरे पास, आपने पूछा मुझसे कि भाई आपका मूड है गेहूं बेचने का? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। तो आपने कहा कि तो मैं बदले में कितने चावल दूं और आप उसके बदले में कितने गेहूं दोगे? तो मैंने कहा 5 किलो गेहूं दे देना,
मैं 5 किलो गेहूं दूंगा, बदले में आप 6 किलो चावल दे दो। तो फिर आप ये कहोगे नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता, बराबर बराबर चीज़ें आपस में शेयर करेंगे, आप 5 किलो दोगे तो मैं भी 5 किलो दूंगा। तो फिर क्या होगा कि ठीक है, बीच में एक सहमति बन जाएगी और वो चीज़ें एक दूसरे के पास चली जाएंगी। इस प्रकार से होता है कुल मिला के, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपका वस्तु विनिमय पद्धति का खेल। तो इस तरीके से ये आपका भाई पूरा चैप्टर था जिसमें क्या बताया गया कि एक पर्यावरण क्या होता है, ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है, जो अलग अलग मंडल होते हैं, स्फीयर होते हैं, जैसे कि आपका लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर या एटमोस्फीयर या कोई भी जो भी स्फीयर है आपका, तो उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या आपको समझना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैंने बताई। एनवायरनमेंट को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं, और इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। और ये आपका ज्योग्राफी प्लस ईवीएस का आपका एक सेशन था, और इसी की अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो या आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना हो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो, तो आप शिक्षा सागर एप्लीकेशन जो कि हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कितने पैसे में? ओनली 151 रुपीज़ में, सिर्फ 151 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1 महीने का। जितने मर्जी मॉक टेस्ट जिस मर्जी सब्जेक्ट के, चाहे ईवीएस के, चाहे सीडीपी के, चाहे साइंस के, चाहे एसएसटी के, चाहे मैथ्स के, किसी के भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, लाइन वाइज जो वीडियोस मैंने अरेंज कर की हैं वो देख सकते हो। आप कुछ भी आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं। तो अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे आपसे कल कुछ नई क्लासेस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।